इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। स्वयं सिद्ध हमारा स्पेशल एपिसोड का ये दूसरा भाग है और आज एक ऐसी अद्भुत शख्सियत जिनमें अपने आप में एक आकर्षण है। जब आप जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ एक ऊर्जा का संचार होता है और निराश लोग भी आपके व्यक्तित्व को देख के उनमें ऊर्जा का संचार हो जाता है। एक अद्भुत शख्सियत है। आज हम आपसे जानेंगे कि शून्य से इस शिखर तक के पहुंचने की आपकी जो पूरी कहानी है वो हम इस मंच के माध्यम से जानेंगे और इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हम आपके कई सारे फॉलोअर्स हैं, हजारों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कई लोग ऐसे जो आप तक पहुंच नहीं पा रहे लेकिन वो आपके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर खुद को आपकी तरह बनाने का एक सपना भी कहीं ना कहीं देखते हैं वो। तो ऐसे जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके फैन हैं या आपके समर्थक हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वो आपकी संघर्ष की कहानी को भी जान पाएँ कि ये आसान नहीं है। जहां आप जिस मुकाम पे आपने जो एक प्रसिद्धि हासिल की है उसके पीछे का संघर्ष कितना बड़ा है। तो आज आदरणीय मनोज जी राजानी जो अपने आप में प्रदेश स्तर के एक बड़े नेता हैं, उनसे उनकी कहानी जानेंगे उनके ही मुखारबिन से। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजनीति में कितने वर्ष हो गए सर आपको? 40 साल से ऊपर हो गए राजनीति करते हुए। 40 साल हो गए। तो 40 साल पहले आपने सोचा था कि ये ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल नहीं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं राजनीति करूंगा जी। प्रारंभिक दिनों में एक साधारण सिंधी समाज में जन्म लिया और मैं कहीं से कहीं तक नहीं समझ सकता था कि मैं राजनीति करूंगा। पर सर, थोड़ा सा यहाँ पारिवारिक पृष्ठभूमि पे चर्चा कर लें कि सर मतलब मूलतः कहाँ से और कैसे? श्योर जी। देखिए, पारिवारिक रूप से कपड़े की दुकान शालिनी रोड पर हुआ करती थी। अच्छा। बहुत पुरानी दादाजी की, और वो दर्जी का काम करते थे जी। मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही गरीब अवस्था में यहाँ पर जब अपना काम शुरू किया 47 के बाद से, जब भारत विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का जन्म हुआ 47 में, परिवार यहाँ आया, तो मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत संघर्ष किया। उनका साथ मेरे फादर ने दिया। मेरे पिताश्री ने बहुत मेहनत की। अच्छा। 11th की पढ़ाई के बाद वो इसलिए नहीं पढ़ाई कर पाए कि उनको परिवार का पालन पोषण करना था। दादाजी मेरे संत स्वभाव के थे। वो उन्हें मैं संत की रूप हमेशा कहता हूँ कि उनके द्वारा कहे गए वाक्य मुझे आज भी याद हैं। हर उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा, वो स्वयं अपने आप में सिद्ध पुरुष मानता हूँ मैं उनको जी। और अबाध श्रद्धा थी ईश्वर के प्रति उनकी। गुरु महाराज नारायणकुटी में शिवम तीर्थ जी महाराज के वो शिष्य थे। अच्छा। पूरे पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की थी। तो जो एक गरीब परिवार होता है वो पालन पोषण हुआ। शासकीय स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था हमारे परिवार के पास कि मुझे शिक्षा के लिए कहीं अच्छी जगह भेज सके। 50 पैसे मात्र महीने भर की फ़ीस लगती थी। अच्छा। माध्यमिक स्कूल जो शासकीय होते तो उसमें हमारी पढ़ाई हुई। और वो दौर मुझे याद है, चूँकि पूरा बचपन से संघर्ष देखा है और ईश्वर की कृपा रही और आप सब साथियों का, देवास के आम जन का जो सहयोग और प्यार मिला, उससे ये वटवृक्ष आज गंगा के रूप में तैयार हुआ है। स्कूल में जब आप पढ़ाई की, आपने यहीं कौन से स्कूल से पढ़ाई की? देवास शासकीय विद्यालय सिंधी स्कूल क्रमांक 4। अच्छा। तो उस दौरान भी आपके व्यक्तित्व में ही चूँकि नेतृत्व का भाव रहता है, दिखता है, तो उस टाइम भी स्कूल में भी कुछ इस तरह की गतिविधियाँ? देखिए, मैं मॉनिटर रहा क्लास का उस समय भी। अच्छा। और एक्टिविटी में पूरी बचपन से ही करता रहा। चाहे स्काउट की एक्टिविटीज़ होती थी या स्पोर्ट्स का पीरियड होता था, तो कभी में ऐसा आराम वाली कहानी नहीं रही कि यार रेस्ट कर लूँ 1 घंटा में बैठ जाऊँ। और पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में मैं फर्स्ट क्लास ही पास होता था। अच्छा। मतलब मैं सेकंड क्लास का भी, लेकिन मॉनिटर थे तो मतलब हाँ, नेचुरल थोड़ा सा फर्क पड़ता। अदर एक्टिविटीज़ की होने की वजह से मैं टॉप पे नहीं जा पाता था। मेरा 58% 60% के आसपास रिजल्ट मेरा नॉर्मल। ज़्यादा आनंद आपको मॉनिटरिंग करने में आता था या पढ़ाई कर?
देखिए, ये तो जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, मॉनिटरिंग करना भी। वो मुझे आज काम आ रहा है। वो अगर पल मेरे पास जीवन में नहीं होते तो आज शायद मैं मॉनिटरिंग नहीं कर पाता। उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा था। हाँ, इंटरेस्ट ज़्यादा था। पीटी का समय हुआ करता था स्पोर्ट्स के 1 घंटे के लिए, तब भी मैं फुल मेहनत करता था। स्काउट की एक्टिविटीज़ में भाग लिया करता था। अच्छा। तो बड़ा प्रभाव रहा मेरे जीवन में स्काउट का, अनुशासन का, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का। और तो शनै शनै हम धीरे धीरे 9th में गए तो वहाँ बास्केटबॉल का हाइट अच्छी थी। अच्छा। सर ने मुझे कहा, मुझे याद है स्वर्गीय वर्मा सर ने, कि आप बास्केटबॉल खेलिए। तो बास्केटबॉल खेलना चालू किया। बास्केटबॉल खेलते हुए मेरा पहचान हुई मीना बाज़ार में। अच्छा। वहाँ भगवान सिंह जी गौड़ और मानवेंद्र सिंह राठौर, अच्छा, मेरे दोनों गुरु मानता हूँ जिनको मैं दोनों को। उन्होंने मुझे बास्केटबॉल का ज्ञान दिया और शुरुआत वहीं से हुई। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं राजनीति में आऊँगा। अच्छा। और कॉलेज में जब पहुँचे तब राजनीति में, चूँकि हम जुड़े थे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उन लोगों से, तो राजनीति करते करते एक दिन ऐसी बात चली ग्राउंड पे कि हमारी तरफ से ये चुनाव लड़ेगा। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मेरे घर पे चुनाव लड़ने का कोई कारण ही नहीं है। मैं रहता बजरंगपुरे में हूँ, वहाँ पर ABVP के लोग रहते हैं। मेरे दादाजी की दुकान थी, वो डायमंड पैनल थी स्वर्गीय जयप्रकाश शास्त्री जी की। जिस पैनल से मुझे लड़ाया जा रहा था वो सौभाग्य सिंह जी की पैनल थी। थोड़ा त्रिकोणीय संघर्ष समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस पार्टी का हूँ, क्या हूँ। मैंने मना कर दिया था। तो आखिर वो कोविड कॉलेज था हमारे ज़माने में, गर्ल्स बॉयज़ दोनों साथ पढ़ते थे, तो माने नहीं बच्चे हमारे सब साथ के साथी लोग, मुझे चुनाव लड़वा दिया। अच्छा। तो बस वो यात्रा के बाद जो शुरुआत हुई है, फिर तो लगातार, हाँ, फिर लगातार फिर कई सारे पदों पे आप फिर तो रहे। कई कॉलेज के सभी चुनाव लड़े, हारे जीते। कॉलेज टाइम में तो आप और ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो। तो किसी ने ये सलाह नहीं दी आपको कि फिल्म इंडस्ट्री में भी जाना नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। कई बार मौके आए थे ऐसे, अच्छा। पर चूंकि परिवार की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी व्यास जी, आज का दौर अलग है। उस समय मेरे दादाजी और फादर बड़ी मेहनत किया करते थे। इवन मेरी दादी और मेरी मदर भी टेलरिंग का काम करते थे। अच्छा। कायदे से हम दर्जी वर्ग में आते हैं। अच्छा। और ठीक है, जो परिवार जहाँ जैसे पालन पोषण करता है सामान्य परिवार की तरह, तो संघर्ष का वो साया करते करते हम आज यहाँ तक भी पहुँचे हैं। तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, खेड़ापति सरकार का आशीर्वाद है, निश्चित तौर से माँ चामुंडा का असीम कृपा है हम पे जी, कि आज परिवार फल फूल रहा है और सुखदपूर्ण स्थिति में है। तो वो सर जो यात्रा शुरू हुई कॉलेज के बाद से, फिर एकदम से तेजी से चलती गई, उसमें फिर आपने कुछ प्लान बनाया या जो सामने आता गया उसको स्वीकार करते? देखिए, जब सोल्जर सेना में होता है तो उसके सामने कोई प्लान नहीं होता है। अटैक होते हैं तो उन अटैकों को विफल करना ही सबसे अच्छा सोल्जर माना जाता है। राजनीति में आए तो बहुत सारी बातें हुई। नेशनल प्लेयर बना मैं, हैंडबॉल भी खेली, नेटबॉल खेली, क्रिकेट में यूनिवर्सिटी तक खेलने गया मैं। एक शौक था मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, उसी की बदौलत मेरी प्रसिद्धि होती गई, संबंध लोगों से बनते गए। और व्यवहारिक रूप से चूंकि परिवार की पालन पोषण और संस्कार ऐसे मिले कि हम में कोई अहम वाली बात नहीं रही कभी। आज तक भी ईश्वरी कृपा ही, घर में किसी को घमंड नहीं है, डाउन टू अर्थ सब रहते हैं। पूर्व में भी पहले रहते थे, उसी की बदौलत है कि आज हम जहाँ भी हैं उस व्यवहार की वजह से है। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते हम लोग चुनाव लड़ते गए, कॉलेज के अध्यक्ष बना, उपाध्यक्ष बना, कॉमर्स सेक्रेटरी बना, यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट बना। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट में देवास का सौभाग्यशाली युवक यहाँ स्टूडेंट लीडर रहूँगा कि जो पहला आदमी था और अंतिम आदमी जो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। अच्छा। हाँ, यस, कभी कोई देवास का आज तक किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये सब भाग्य में जो राजनीतिक रूप से लिखा था वो होता गया। चलते चलते पार्षद बन गए, विकास प्राधिकरण अध्यक्ष बन गए, सब कहानी आज तक चली। शहर के मुद्दों को उठाने लगे, कई बहुत सारी बातें फिर होती गई। और मैंने कहा ना आपको कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी मेरा आज भी वो लगन है। अच्छा। और अगर मैं स्पोर्ट्स में नहीं होता तो शायद देवास का स्टेडियम नहीं बन पाता। कुछ ऊपर वाले ने ऐसा लिखा था कि शुरू के जो दिन हैं वो स्पोर्ट्स में होंगे, फिर राजनीति में आएंगे और राजनीति के माध्यम से फिर मैं स्पोर्ट्स को समर्पित करूँगा। स्टेडियम मेरे भाग्य में लिखा था। परिवार में इस तरह की धार्मिक प्रवृत्ति का मामला था तो मुझे पत्नी भी ऐसी धार्मिक मिली। खेड़ापति मंदिर भी मेरे हाथ से जीर्णोद्धार हुआ, ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो ईश्वर की कृपा है कि आज जहाँ भी हम परिवार के असीम सहयोग से और सब एक दूसरे के सपोर्ट से आज सब कई कुछ सारी बातों में एक आपकी पहचान इससे भी है कि आप खेड़ापति मंदिर तो सरकार के दर्शन करने के बाद ही अपना दिन की शुरुआत करते हैं।
सर ये तो आपकी यात्रा हो गई, लेकिन चूंकि जिस मुकाम पे आप हैं या पहले भी जिन जिम्मेदारियां रही हैं, तो कई बार कई सारी स्थिति बनती हैं, उनको कैसे फेस करते हैं? देखिए, मूल मंत्र जीवन जीने का होना चाहिए। जी। मैं जब पढ़ता था कॉलेज में या स्कूल में, तो एडम स्मिथ के विचार, उसको गीता का सार भी कह सकते हैं हम। संस्कृत में अगर आप बात करेंगे तो अति सर्वत्र वर्जते, अति हर चीज़ की बुरी होती है। इसी को इंग्लिश में एडम स्मिथ जो इकोनॉमिस्ट हुए इस विश्व के सबसे बड़े, वो कहते थे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मेरी हर नोटबुक पे पहले पन्ने पे यही लिखता था मैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जीवन में अति किसी चीज़ के नहीं होना चाहिए। आप काम करिए, काम करते चलिए, अपने आप सफलता मिलेगी, पर अति नहीं करना चाहिए कि मैं साधु बन जाऊं, वो नहीं हो सकता। मेरी ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो सकती है, सांसारिक जीवन है मेरा, मैं किसी के साथ अति कभी नहीं करता। ये एक जीवन मूल मंत्र है। ये उद्देश्य रहता है कि आप अपना जीवन जब जी रहे हो तो सामान्य तरीके से आप अपना जीवन जिए, सामान्य तरीके से भी। और मेहनत कभी लक्ष्य को प्राप्त बिना किए निरंतर करना है आपको कि नहीं मुझे करना है। कितने घंटे मेहनत करते हैं आप? मैं आज भी, मैं मान के चलता हूँ कि 18 घंटे काम करता हूँ। अच्छा। आज भी 12-1 बजे से पहले कभी सोते नहीं, और सुबह 7 बजे से दिनचर्या चालू हो जाती है। परिवार भी देखना है, जी हाँ, ऑफिस भी देखना है, बिजनेस भी देखना है, राजनीति भी देखना है, शहर भी आपकी तरफ आशा करके देखना है, शहर के मुद्दों को भी देखना है। कई बार ऐसा होता है सर के कोई विवाद की स्थिति बन जाती है, विपक्ष में है आप, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे एग्रेशन में भी आना पड़ता है। तब जो भीतर का मस्तिष्क है, जो स्थिति है, उसको कैसे बैलेंस करते हैं? मैंने इसलिए कहा ना कि आपको सबसे पहले बहुत संयमता से जीवन जीना पड़ता है। संयमता से? संयमता बड़ा शब्द ऐसा है कि आपको, राजनीति आप करते हो तो निश्चित रूप से दिनचर्या बहुत स्ट्रेसफुल हो, मतलब दिमाग में बर्डन जो होता है, बड़ा आसान लगता है कि मनोज राजानी बड़े मज़े में हैं, एंजॉय करता है लाइफ को। ऐसा नहीं है, वास्तविकता कुछ और होती है। पर हाँ, मैं जब घर जाता हूँ तो वो मनोज राजानी का चोला गेट के बाहर छोड़ देता हूँ। मैं घर का मन्नू हूँ। क्या बात है। जो मन्नू था बचपन का, आज भी मन्नू हूँ मैं। 4 बेटे ईश्वर ने दिए, 2 मेरे, 2 कैलेश भैया के। हम आज भी 5 बच्चे मिल के एंजॉय करते हैं लाइफ का। घर पे मेरा राजनीति नहीं होती। मेरे घर के किसी सदस्य को आज भी कोई इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिक्स में। कई बार मौके आए चुनाव लड़ाने के तो सबने मना किया। मेरी मदर ने मना किया था, वाइफ को चुनाव लड़ने का मौका आया तो मेरी वाइफ ने मना किया। आपको आश्चर्य होगा कि संस्कृत की कई क्लास पास कर चुकी है मेरी वाइफ। अच्छा। और गीता के श्लोक आप उनसे आप सुने तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अच्छा। तो ये सब मैंने कहा ना, संस्कार हैं, माता पिता का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद। ऐसा हो पाता है सर कि इतनी व्यस्तताओं के बाद घर पे भी समय दे? बिल्कुल, मैं समय देता हूँ। अच्छा। मैं मेरी वाइफ को स्कूटर पे आज भी घुमाता हूँ। क्या बात। पानी पता से पीने आज भी मैं जाता हूँ। क्या बात। जहाँ शौक कहीं पूरे करते हैं। कभी कभी पिक्चर भी जाता हूँ, कभी कभी। और ऐसा कभी कोई परिवार का सदस्य नहीं कह सकता कि समय नहीं देता हूँ। मतलब आपके व्यक्तित्व में एक खास बात और दिखाई देती है, वो है रिश्तों को निभाना, रिश्तों की फील को समझना, और शायद यही आपकी लोकप्रियता को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। संयुक्त परिवार में रहने का एक ये बेनिफिट है जी, जो आप बात कर रहे हैं कि कैसे समय दे पाते हैं। अपने नेता के साथ रहना, तब आपको त्याग करना पड़ता है परिवार का भी, समय का भी, शरीर का भी। कोई टाइम टेबल नहीं होता राजनीति का। 24 घंटे वाला आदमी हमाली कर सकता है। वो कर्मठता अगर आपके दिल में है, जज्बा है, तो आप राजनीति भी कर सकते हो, परिवार के लिए भी कर सकते हैं। आपकी नीयत साफ होना चाहिए। नीयत साफ होना चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ नहीं है, मेरे मन में छल कपट है कि मैं ये कैसे भी गलत काम करके, कभी नहीं। आप अपनी नीयत साफ रखिए, संयमित रहिए, अति कभी मत कीजिए किसी के साथ। ईश्वर से डरिए। ईश्वर से डरिए। ईश्वर सबको देखता है। चमत्कार होता है, आप 2, 4, 8 दिन, 10 साल, 5 साल कर लोगे, पर परिवर्तन ही प्रकृति का सूचक है, ये भी मत भूलिएगा आप। पर प्रकृति के हिसाब से परिवर्तन होता है, तो उसको आप मज़े लीजिए ज़िंदगी के। आप आए तो जीवन का हर चीज़ का, हर उम्र का, मैंने बचपन में भी खूब एंजॉय किया, जवानी में एंजॉय किया। एंजॉय से तात्पर्य अपनी लाइफ को जिया है, और आज से अधेड़ अवस्था में भी अपने आप को जी रहा हूँ।
अब दादा बन गया हूँ तो वो भी एंजॉय कर रहा हूँ अपने पोती के साथ। अच्छा, आपको जब भी देखते हैं मुस्कुराते हुए, एक ऊर्जा की एक अलग छवि दिखाई देती है, आप अलग ही एक आपका राजनीतिक व्यक्तित्व छवि है आपकी। तो कई बार ऐसे भी हमेशा आनंद के क्षण होते हैं, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ। लेकिन कई बार जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति बनती, तब भी आपको बैलेंस कैसे रख पाते हैं? देखिए, खुशी कभी मिलती है तो आप इतने ज़्यादा खुश मत हो जाइए कि आप पागल हो जाएं। दुख भी होता है किसी बात का, जब अपना कोई दूर चला जाता है या घटनाएं हो जाती है, तो उसमें ईश्वर को याद कर लीजिए कि ईश्वर तेरी मर्जी थी, तेरी मर्जी की या तेरी रजा के आगे किसी की क्या औकात, क्या बिसात किसी की। तो ईश्वर की मर्जी के आगे हम सब बोने हैं, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हम तो एक कठपुतली हैं। अभी आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद रहें न रहें, ज़िंदगी का भरोसा नहीं। पर हर पल शुक्राना अंदाज में होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए ईश्वर का, प्रकृति का, कि हे ईश्वर, है प्रकृति, तूने इतना साथ दिया, ये सारा जहाँ दिखाया तूने हमें, अच्छे दोस्त दिए, अच्छा परिवार दिया, अच्छी जगह देवास में रहने को जगह दी है, देवियों के वास में हम रह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसलिए शुक्राना होना चाहिए। शुक्रिया अदा हमेशा दोस्तों का करना चाहिए जो हंसी खुशी देते हैं। शुक्रिया अदा परिवार का करना चाहिए कि हमें वो अपना आदर्श मानने लगे। देवास के लोगों का शुक्रिया करना चाहिए कि मुझे इस लायक समझते मैं इस लायक नहीं हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहिए हर पल का, क्या बात, हर वक्त का, कि ईश्वर तूने जो पल दिए हैं तेरा शुक्राना। एक प्रश्न और है कि चूँकि आप राजनीति में हैं तो कई बार बहुत सारे लोगों से आपके जुड़ाव भी होते हैं, कई सारे लोग आपसे नाराज़ भी हो जाते होंगे, तो आप दिल में नाराज़गी रखते हैं या ख़त्म कर देते हैं? नेवर। मुझे जीवन में कभी किसी से नाराज़ी नहीं, आज तक भी। इवन जिन्होंने मुझे चुनाव हराया उनसे मेरी कोई नाराज़ी नहीं है। ईश्वर ने इसलिए हराया तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैं जीत जाता तो कहीं जीते हुए देखता हूँ 5 साल बाद वो गौण हो जाते हैं, नाम ही गायब हो जाता है पटल में से। आज जो मेरे सामने चुनाव जीते वो कहाँ है मुझे पता नहीं, आपको भी पता नहीं है, पर मैं हूँ निश्चित तौर से, यत्र तत्र सर्वत्र मैं हूँ। ईश्वर की कृपा, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। ईश्वर ने जो हमें समय दिया है उसका पूरा सदुपयोग करें। मेरा किसी से पूर्वाग्रह नहीं है। कोई चुनाव में काम करता है तो तेरी मर्जी, नहीं करता है तो ईश्वर देख रहा है, वो अपने कर्म खुद भुगतेगा। हमारे न मेरा प्रतिद्वंदी कोई रहता है। राजनीति में विचारधारा की लड़ाई है। भाजपा से मेरी किसी दुश्मनी नहीं है, कांग्रेस से मेरी किसी दुश्मनी नहीं है, किसी से भी हम मित्रतावत सबसे मिलते हैं। हाँ, विचारधारा का जरूर संघर्ष चलता है, विचारधारा का संघर्ष होना भी चाहिए। मैं किस विचारधारा को पसंद करता हूँ, मैं कभी कट्टरपंथी कभी नहीं रहा। एक सूफियाना अंदाज में जीवन जीता हूँ। सब कुछ है तो वो है, आप रूप अलग अलग दे दो, क्योंकि इंसान जैसा स्वार्थी कोई इस दुनिया में बना ही नहीं। तरुण सागर जी महाराज को मैं बहुत मानता हूँ। उनकी किताब आप पढ़ेंगे तो लिखोगे कि ये गंदा इंसान जो अपने समय अनुसार इसको भगवान मान ले, उसको गधा मान ले, किसी को क्या मान ले, स्वार्थ है उसका। तो इसीलिए जो ईश्वर रूपी सब बातें सामने आती हैं, हम सबको हर पल का आनंद लेना चाहिए। पूर्वाग्रह किस बात का, किसी से भी गिला शिकवा नहीं। सर, एक अंतिम संदेश आपके माध्यम से छात्रों के लिए, युवाओं के लिए और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं तो वो जीवन में आपकी तरह ऊंचाई या एक सफलता पाने के लिए किस सूत्र पे चलें? सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि पसीना आपके शरीर से जरूर टपकना चाहिए। क्या बात। जब तक इस मिट्टी की सौंधी खुशबू आपके शरीर में नहीं जाएगी, आपके पसीने की, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपने प्रयास नहीं किया। सफलता उन्हीं लोगों को नहीं मिलती है जो प्रयास नहीं करते। और सफलता एक बार नहीं 100 बार ट्राई करना चाहिए। चींटी की भांति चढ़ना गिरना, अंतगतवा चींटी उस स्थान में पहुँचती है। हमें प्रेरणा लेना चाहिए चींटी से भी कि किस तरीके से अपने खाने का सामान अपने परिवार के लिए ले जाके इकट्ठा करती है। कभी भी मेहनत से नहीं घबराना। कभी भी कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो तो ये नहीं कि मैं तो ये करके ही छोड़ूंगा चाहे मुझे गलत काम करना पड़े, ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा लक्ष्य रखें। जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें अपनाएं। और एक आध बार जीवन में अपने भगवान को चाहे गुरु मान लें। मैं ये नहीं कहता कि इन कथावाचकों को आप गुरु बनाएं, मैं इस लफड़े में पढ़ता भी नहीं हूँ। भगवान को गुरु मान लें, माँ बाप को गुरु मान लें,
जिसको गुरु मानना है उससे शायद सारी अच्छाइयाँ ले लें और उसके प्रति आप अपार श्रद्धा रखें, आप आगे बढ़ते चलें, ईश्वर आपका साथ निश्चित रूप से देगा। क्या बात है। तो सूफियाना अंदाज में अपना जीवन का आनंद लेना और राजनीति के क्षेत्र में भी बिना किसी से कोई मन में भेद रखे वैचारिक जहाँ सच्चाई दिखती है उसके साथ चलते जाना, ये आपके व्यक्तित्व की विशेषता। आपने जो संदेश दिया निश्चित तौर से वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा। स्वयं सिद्ध एपिसोड में आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद व्यास जी। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।